नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जी के आचार्य में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीडीएस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो पिछला क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन पेपर ये 2021 का ही है। तो दोस्तों, इसको हम सॉल्व करके लेके आए हैं आपके लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या इनके जवाब हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके और हमारी आप फ्यूचर वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, इसमें सारे जीके का क्वेश्चन पेपर है और सारे ही क्वेश्चंस इसमें जीके से रिलेटेड होंगे, जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों, इसमें जो पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना सामान्य कीमतों पर विभिन्न वर्षों के उत्पादन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद वह वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने की स्थिति में करती है। ऑप्शन बी सी, सकल घरेलू उत्पाद की गणना स्थिर कीमतों पर विभिन्न वर्षों के उत्पादन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अनुपात है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। यस, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। नौकरी संबंधी रिक्तियों के क्षेत्रीय अथवा व्यावसायिक पैटर्न तथा कामगारों की उपलब्धता के पैटर्न में मेल न होने पर निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। ऑप्शन है, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, परिवर्तित बेरोजगारी, डी चक्रीय बेरोजगारी। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं जो जहां पर त्वरित मुद्रास्फीति, कीमतों का बढ़ता स्तर के साथ वृद्धि गति धीमी से हो। इसके लिए ऑप्शंस हैं, गतिरोध, अपस्फीति, स्फीति संबंध गतिरोध या फिर मंदी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। जी हाँ, स्फीति संबंध गतिरोध, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद दोस्तों, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सरकारी व्यय में वृद्धि में वृद्धि से प्रेरित निजी निवेश व्यय में वृद्धि को क्या कहते हैं। इसके लिए ऑप्शंस हैं हमारे, निजी निवेश का अंतर्गमन क्राउडिंग इन, घाटे की वित्त व्यवस्था डेफिसिट फाइनेंसिंग, निजी निवेश का बहिर्गमन क्राउडिंग आउट, निजी निवेश का भरमार से बाहर निकलना पंपिंग आउट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है हमारा निजी निवेश का अंतर्गमन यानी क्राउडिंग इन। जी हाँ, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। ऐसी परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों को क्या कहते हैं जिन्हें कोई उधारकर्ता किसी कर्ज की चुनौती की गारंटी स्वरूप गिरवी रखे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए ऑप्शंस हैं, चेक, समर्थक ऋणाधार, कोलेटरल, गारंटी कार्ड या फिर बॉन्ड। जी हाँ, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है हमारा समर्थक ऋणाधार। जी हाँ, उसको समर्थक ऋणाधार कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। उस प्रतिशतता को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उधारकर्ता उधार ली गई राशि से अधिक राशि चुकाता है। ऑप्शंस हैं, बैंक दर,
सांकेतिक ब्याज दर, वास्तविक ब्याज दर, ऋण की शर्तें। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा हमारा वो होगा सांकेतिक ब्याज दर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1931 के गांधी इरविन समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों ऑप्शंस हैं, सरकार उन कैदियों को नहीं छोड़ेगी जो अहिंसक रहे, सरकार उन कैदियों को नहीं छोड़ेगी जो शराब और विदेशी वस्त्र की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थान के लिए सहमत नहीं हुई, आखिरी ऑप्शन, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत थी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शंस हैं, दयाराम गिडुमल, गुरुसदय दत्त, धोंडो केशव कर्वे, अमृतलाल विठलदास ठक्कर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है अमृतदास विठलदास ठक्कर। जी हाँ। सवाल नंबर 9। सॉरी स्क्रीन थोड़ा सा हिल गई है। जी हाँ, सवाल नंबर 9 है 1911। ये है वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया था? ऑप्शंस हैं, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सर हारकोर्ट बटलर, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ। सवाल नंबर 10। भारत में दासत्व से संबंधित निम्नलिखित भारत में दासत्व से संबंधित 1843 के अधिनियम वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके द्वारा स्वामियों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने दासों को स्वेच्छा से अपनी भू संपदा के लिए बंधुओं की तरह रख सकें। इसके द्वारा स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। परित्याग के मामलों को सुलझाने के लिए न्यायालयों और स्वामियों ने संयुक्त रूप से कार्य किया, दास भूमि के स्वामी बन गए। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। जी हाँ, इसके द्वारा स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। जी हाँ। उसके बाद 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 को बसई बसीन संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बाजीराव टू, बिठूजी होलकर, दौलतराव सिंधिया, माधवराव नारायण। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाजीराव टू। क्वेश्चन नंबर 12। अमरनायक प्रणाली निम्नलिखित में से किन भारतीय साम्राज्यिक शासकों की प्रमुख नवीन राजनीतिक खोज थी? ऑप्शंस हैं, चोल, चालुक्य, गुप्त या फिर विजयनगर। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है विजयनगर। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, किरण प्रोत्साहन के माध्यम से अनुसंधान प्रगति में ज्ञान समावेश किन महिला वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करने की एक पहल है? ऑप्शन ए, जिन्होंने पारिवारिक कारणों से अपने करियर पेशे को बीच में छोड़ दिया, जो जीव विज्ञान लाइफ साइंस के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान कर रही हैं, जिनके पास विदेशों में स्थित प्रयोगशालाओं के लिए साथ सहयोगी परियोजनाएं हैं, जिनके पास नैनो विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी नवीन परियोजनाएं हैं। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ए, जिन्होंने पारिवारिक कारणों से अपने करियर पेशे को बीच में छोड़ दिया है। जी हाँ, ये इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। सवाल नंबर 14, निधि निम्नलिखित में से किनके प्रोत्साहन के लिए सर्वसमावेशी योजना यानी कि अम्ब्रेला स्कीम है? युवा एवं उच्चाकांक्षी नव प्रवर्तकों के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के लिए। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है युवा एवं उच्चाकांक्षी नव प्रवर्तकों के लिए। जी हाँ। उसके बाद अगला सवाल, सौभाग्य स्कीम का उद्देश्य सर्वव्यापी रूप से क्या प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं एलपीजी कनेक्शन, घरों का विद्युतीकरण, प्राथमिक स्कूली शिक्षा, जन स्वास्थ्य बीमा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 16, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं निमोनिया के कारण होने वाली शिशु मृत्यु को कम करना, रोटा वायरस के प्रभाव को कम करना, मातृ टिटनेस रोग को समाप्त करना, शिशुओं का पूर्ण प्रतिरक्षण करना। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, शिशुओं का पूर्ण प्रतिरक्षण करना। सवाल नंबर 17, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस हैं यह एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यह गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के लिए है, इसका उद्देश्य मजदूरी रोजगार देना है, यह सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण पर पूर्ण रूप से निर्भर है। इसके लिए जो दोस्तों सही जवाब है वो है लास्ट वाला यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में सही है? इसके लिए ऑप्शंस हैं यह भारत सरकार की गरीबी कम करने संबंधी कार्यनीति का हिस्सा है, यह ग्रामीण विकास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 और डी केवल 1 और 2। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। जी हाँ, इसमें जो कथन सही है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 19, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? 10 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 14 समुद्री मील या फिर 15 समुद्री मील। दोस्तों इसका ऑप्शन का सही जवाब है इस सवाल का 12 समुद्री मील। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा है? ऑप्शंस हैं ब्राजील जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया जलधारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21, दी गई विशेषताओं के आधार पर मुद्रा के प्रकार की पहचान कीजिए। नंबर 1, इसमें चूना, लोह, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में होती है। ये सामान्यतः मृत्तिका में गंभीर और अपारगम्य होती है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। इसके लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर ए, लेटेराइट मृदा, लाल व पीत मृदा, लवण मृदा, काली मृदा। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है काली मृदा। जी हाँ,
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका, रोबस्टा और लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? कॉफ़ी, चाय, गन्ना या फिर कपास? दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ये होगा कॉफ़ी। जी हाँ, ये कॉफ़ी की किस्में हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का निर्माण किससे होता है? ताम्र अयस्क से, बॉक्साइट अयस्क से, अभ्रक अयस्क से या फिर मैग्नीज अयस्क से? दोस्तों, इसका सही जवाब है बॉक्साइट अभ्यस्क से। जी हाँ, अयस्क से। सवाल नंबर 24, जापान को लौह अयस्क के रूप के निर्यात के लिए निम्नलिखित समुद्री पत्तनों में से किसे महत्व मिला है? ऑप्शंस हैं कांडला, एन्नोर, कोच्चि, मोरमुगांव। दोस्तों, इसका सही जवाब है मोरमुगांव। जी हाँ। दोस्तों, 25वां सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शंस हैं विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, मूल्य संचय के रूप में कार्य करना, लेखा इकाई के रूप में प्रयुक्त, उपभोग विनियमिती करने के लिए प्रयुक्त। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। जी हाँ, लेखा इकाई के रूप में प्रयुक्त। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, घरेलू सकल वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद से कम हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसके लिए दोस्तों ऑप्शन है हमारे मंदी अंतराल, मुद्रास्फीति अंतराल, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, आपूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सरकार की कुल प्राप्तियों से अधिक अतिरिक्त कुल व्यय जिसमें ऋण शामिल नहीं है क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा, राजकीय घाटा, चालू घाटा, पूंजीगत घाटा। दोस्तों, इसका सही जवाब है राजकोषीय घाटा। जी हाँ। अगला सवाल, विनिमय दर एक मुद्रा के मूल्य को अन्य मुद्राओं के सापेक्ष दर्शाती है। मुद्रा की विनिमय दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अस्थायी विनिमय दरें ऐसी दरें होती हैं जिसमें सरकारें अपनी मुद्रा को खरीदकर या बेचकर हस्तक्षेप करती हैं। नियम विनिमय दरें ऐसी दरें होती हैं जिन्हें सरकारी निर्णयों द्वारा नियत किया जाता है और सरकारी कार्यवाही द्वारा कायम रखी जाती हैं। सी, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दरें सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के अनुसार जारी की जाती हैं। क्लासिकी स्वर्ण मानक के अंतर्गत विनिमय दरें डॉलर की कीमत के अनुसार नियत की जाती हैं। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है बी, नियत विनिमय दरें ऐसी दरें होती हैं जिन्हें सरकारी निर्णयों द्वारा नियत किया जाता है, जो सरकारी कार्रवाई द्वारा कायम रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रांसवा बर्नियर निम्नलिखित में से किसके चिकित्सक थे? ऑप्शंस हैं दोस्तों हमारे राजकुमार मुराद, राजकुमारी जहां आरा, सम्राट शाहजहां, राजकुमार दारा सिकोह। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सम्राट शाहजहां। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश फर्म सूरजमल नागरमल ग्रुप ने ले ली थी? ऑप्शंस हैं मैक्लियोड, ऑक्टेविया स्टील, डेवनपोर्ट, एंड्रयू यूल। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए मैक्लियोड। सवाल नंबर 31, रैयत बाड़ी बंदोबस्त के संबंध में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिण और पश्चिमी भारत में अपनाया गया। सैद्धांतिक रूप से रैयतवाड़ी या रैयत और राज्य के बीच एक प्रत्यक्ष संविदा थी। यह एक कर संविदा थी जो सामान्यतः 30 वर्ष के लिए वैध थी। सैद्धांतिक रूप में सबसे पूर्ववर्ती अभिजात वर्ग
अर्थात जमींदार और अधिक मजबूत हुए और किसान वर्ग और अधिक कमजोर हुए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 32, ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। IMA वर्ष 1764 में आरंभ हुई। इसमें प्रतियोगी परीक्षा द्वारा स्वास्थ्य व्यावसायिकों की भर्ती की जाती थी। आईएमएस में भारतीयों को कभी प्रवेश नहीं दिया जाता था। आरंभ में आईएमएस सेना की देखभाल के लिए थी। दोस्तों, जो ऑप्शन सी है ये गलत है। जी हाँ, यह कथन इसका गलत है कि आईएमएस में भारतीयों को कभी प्रवेश नहीं दिया जाता था। सवाल नंबर 33, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी व्यापार का एकाधिकार कब खो दिया था। इसके लिए जो ऑप्शंस हैं 1813, 1833, 1838 और 1860। जी हाँ, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 1833। जी हाँ। सवाल नंबर 34, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और स्वास्थ्य मंत्री। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए है इसका सही जवाब, प्रधानमंत्री। जी हाँ। उसके बाद संसद में निर्णायक मत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, इसके लिए ऑप्शंस हैं अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति यह मत देता है। प्रथम बार मतदान के अतिरिक्त यह मत दिया जाता है। मत बराबर होने की दशा में यह मत दिया जाता है। यथास्थिति बनाए रखने के लिए हमेशा यह मत दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन से सही हैं। एक ऑप्शन है इसमें केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है 1 और 2, 1, 2 और 3, 3 कथन सही है। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 36, भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। ऑप्शंस है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है अनुच्छेद 14। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, विधिक प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शंस हैं TH क्रीन, थॉमस हॉब, जॉन ऑस्टिन, पैट्रिक डेवलिन। इसके लिए जो सही जवाब है जॉन ऑस्टिन। जी हाँ। सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ सम्मति से शासन की प्रणाली है। दोस्तों, इसके लिए ऑप्शंस हैं जॉन लॉक, JS मिल, जेरेमी बेंथन और JJ रूसो। इसका सही जवाब है जॉन लॉक। सवाल नंबर 39, मिल्पा और लदांग निम्नलिखित में से किसके अन्य नाम हैं। ऑप्शंस झूम खेती, मिश्रित कृषि, ट्रक कृषि, बागान खेती। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, झूम खेती। सवाल नंबर 40, मानव विकास के निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का प्रस्ताव प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा किया गया और स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासन पर बल दिया गया। दोस्तों, इसके लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शंस हैं कल्याण दृष्टिकोण, आय दृष्टिकोण, सामर्थ्य दृष्टिकोण। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, कल्याण दृष्टिकोण। सवाल नंबर 41, सिंधु घाटी सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है। चेनाब, सतलुज, रावी या फिर झेलम। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो सतलुज नदी।
जी हाँ। उसके बाद 42 क्वेश्चन, जब नदियां सभी दिशाओं से अपना पानी किसी झील अथवा गर्त में प्रवाहित करती है तो उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे, जालाइत, द्रमा, कृतिक, अर्य, अभिकेंद्री। ऑप्शंस हैं ट्रेलिस, डेंड्रिटिक, रेडियल और सेंटीपीटल, यानी कि अभिकेंद्री। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर अपने 43 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कोरियोलिस बल के बारे में सही नहीं है? यह ध्रुव बलों पर अधिकतम होता है, यह बल भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, यह बल दक्षिणी गोलार्ध में वायु को दाएं दिशा में विपेक्षित करता है, यह बल उत्तरी गोलार्ध में वायु को दाएं दिशा में विपेक्षित करता है। दोस्तों इसके लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 44, मराठाओं और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधियों कन्वेंशनों को कालक्रमानुसार सबसे पहले से शुरुआत करते हुए व्यवस्थित कीजिए। सालसाई की संधि, पुरंदर की संधि, वडगांव का कन्वेंशन, सूरत की संधि, इन सबको हमें जो है एक क्रम में डिफाइन करना है। तो दोस्तों इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं कि 4-2-3-1, 4-3-2-1, 1-3-2-4, 1-2-3-4। दोस्तों इसको हम अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो इसमें आएगा ऑप्शन ए का सही आंसर है इसका। जी हाँ, पहले सूरत की संधि हुई, फिर वडगांव का नहीं, फिर पुरंदर की संधि हुई, और फिर उसके बाद वडगांव का कन्वेंशन हुआ, फिर सालसाई की संधि हुई। जी हाँ, इस तरह इनको क्रम में लाएंगे और ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सन्यासी और फकीर अशांति विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल बिहार में निरंतर सन्यासी और फकीर अशांतियों का सामना किया। अनेक शैवपंथी नागा सन्यासियों ने सशस्त्र दल बनाया। मजनू शाह, जिसने 1771 से बंगाल की ओर दलों का नेतृत्व किया, उनका प्रमुख नेता था। तो दोस्तों इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही हैं, 1-2-3 सही हैं, या फिर केवल 1-2 केवल 2 और 3 सही हैं, या फिर केवल 1 और 3 सही हैं। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है, जी हाँ, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 सही है। जी हाँ। सवाल नंबर 46, वर्ष 1943 में महाराष्ट्र के निम्नलिखित किस जिले में युवा नेताओं ने स्वयंसेवक कोर और ग्राम इकाइयों के साथ मिलकर समानांतर सरकार बनाई थी? इसके लिए ऑप्शन हैं दोस्तों, पुणे, नासिक, नागपुर, सतारा। दोस्तों ये सतारा इसका सही जवाब है। किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मैडम HP ब्लावास्टस्की। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 47 का जो सही जवाब है वो है एनी बेसेंट। जी हाँ, एनी बेसेंट ने बनारस सेंट्रल स्कूल की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो बाद में बनारस विश्वविद्यालय के नाम से बना। सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? राष्ट्र एकता, एकरूपता, या फिर समृद्धि, या फिर स्वाधीनता। जी हाँ, इसका जो सही जवाब है यह है समृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? यह विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशा और कार्यनीतिगत सूचना इनपुट उपलब्ध कराता है। यह नीति के प्रमुख तत्व उपलब्ध करने में चिंतक मंडल के रूप में कार्य करता है। यह कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है और उसका मूल्यांकन करता है। यह अंतर्राज्य विवादों के समाधान के लिए समग्र उदार प्रदाता के रूप में एक मंच प्रदान करता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। जी हाँ, ये काम नहीं करता है। सवाल नंबर 50,
भारत के संविधान का अनुच्छेद 231 निम्नलिखित में से किसे दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? संसद, उच्चतम न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। दोस्तों इसका सही जवाब है संसद। सवाल नंबर 51, संसद में किसी सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता? इसके लिए ऑप्शंस हैं दोस्तों, यह कि विधेयक पर विचार किया जाए, यह है कि जनता की राय प्राप्त करने के प्रयोजन से विधेयक को प्रचालित किया जाए, यह है कि विधेयक को किसी प्रवर समिति को भेजा जाए, विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना सदन की किसी संयुक्त समिति को भेजा जाए। जी हाँ, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 52, संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया? दोस्तों इसके लिए ऑप्शंस हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। जी हाँ। उसके बाद सवाल नंबर 53, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। यह खरीफ की फसल है, एक कृषि वर्ष में इसकी 3 विभिन्न वर्धन अवधियां औस, अमन और बोरो हैं। भारत की कुल 1/4 कृषि भूमि में इसकी खेती होती है। दोस्तों ऑप्शंस हैं, गेहूं, चावल, दाल या फिर कपास। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है, जी हाँ, इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, चावल। चावल इसका सही जवाब है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? दोस्तों ऑप्शंस हैं, मार्बल, हेलाइट, ग्रेनाइट और सेल। जी हाँ, इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। दोस्तों मुझे थोड़ा डाउट है, एक मिनट। जी हाँ, नहीं ठीक है, 53 में मुझे डाउट था। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो चावल है 53 का, और 54 का सी, यस, ग्रेनाइट। दोस्तों सवाल नंबर 55, ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती हैं वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शंस हैं, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर समताप मंडल। सही जवाब है समताप मंडल। भूकंपों की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जी हाँ, ये ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, ये केवल ठोस पदार्थों में से होकर गमन कर सकती हैं, ये गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों में से होकर गमन करती हैं, ये तेजी से गति करती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन बी। जी हाँ। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 57, जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है। इसमें सामान्यतः ऑप्शंस, पोटेश कम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, पोटेश और फास्फोरस दोनों ही कम मात्रा में होते हैं, पोटेश और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में होते हैं, पोटेश प्रचुर और फास्फोरस कम मात्रा में होता है। इसके लिए जो दोस्तों सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पोटेश और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में होते हैं। सवाल नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी रूप में लोकप्रिय थे? गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, गोपाल हरि देशमुख। निम्नलिखित में से किस समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए मनाया? कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, मातंगिनी हाजरा, मिठूबेन पेटिट। जी हाँ, इसका जो सही जवाब है दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार हुमायूं से संबंध नहीं था? ऑप्शंस हैं मीर सईद अली, मौलाना दोस्त मुसाविर, मौलाना यूसुफ बिहजाद। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मीर सईद अली। सवाल नंबर 61, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वृंदावन दास, कृष्णदास कविराज, मुकुंदराज चक्रवर्ती, रामेश्वर भट्टाचार्य। सूची 2 में दिए गए हैं काव्यकृति शिव संकीर्तन, चंडी मंगल, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल। दोस्तों एक सेकेंड, मेरा पेज हिल गया है। यस दोस्तों, इसका जो सही जवाब है हमारे पास वो है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी हमारे पास सही जवाब है इसका। 4321, 4321। जी हाँ, 4321। यस, इसका सही जवाब है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भास्कराचार्य की लीलावती का फारसी में अनुवाद किया? अबुल फजल, फैजी, फथुल्ला सिराजी, अताउल्ला रसीदी। दोस्तों इसका सही जवाब है फैजी। जी हाँ, इन्होंने भास्कराचार्य की लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। सवाल नंबर 63, निम्नलिखित में राष्ट्रीय संविधान प्रकार्य समीक्षा आयोग नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकट चेलैया, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति वाई.के. सभरवाल। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकट चेलैया। सवाल नंबर 64, केंद्र राज्य संबंधों पर एम पुंछी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितनी समयावधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की? 4 माह, 6 माह, 8 माह या फिर 5 माह? दोस्तों इसको 6 माह का सही जवाब है। सवाल नंबर 65, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लोकमान्य तिलक, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। दोस्तों इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक, जी हां। सवाल नंबर 66, निम्नलिखित में से किस बृहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया? ऑप्शंस हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सवाल नंबर 67, किसी नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संसद में संशोधन प्रस्ताव लाना होगा। संसद द्वारा संशोधन करने के बाद आधे राज्यों द्वारा उसका अनुसमर्थन आवश्यक होता है। विधान को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। दोस्तों इसमें ऑप्शंस हैं केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 3, केवल 2 और 3। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, केवल 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 68, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय आर्य या फिर द्रविड़? जी हाँ, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी ऑप्शन, भारतीय आर्य। सवाल नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, पाक जल डमरू मध्य यानी कि
पार्क स्ट्रीट। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर रेखांश भारत का मानक मानक याम्योत्तर है। दोस्तों इसके लिए जो ऑप्शंस हैं 83 डिग्री 33 सेल्सियस ईस्ट, 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट, 80 टू 30 डिग्री वेस्ट, 83 टू 30 डिग्री वेस्ट। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो दिए गए हैं वो हैं साइक्लोन्स और सूची 2 में दिए गए हैं एरियाज के नाम। चक्रवात पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, हैरिकेन दक्षिण चीन सागर, टाइफून हिंद महासागर, विली विली अटलांटिक महासागर। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा हमारे पास वो होगा, एक सेकंड देखना पड़ेगा इसमें, सूची 1 सूची 2, इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। जी हाँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 2 3, केवल 1 और 3। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1 2 और 3। जी हाँ। सवाल नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट आकाशवाणी की लिप्यंकन एवं कार्यक्रम विनिमय सेवा का भाग नहीं है। केंद्रीय अभिलेखागार, ध्वनि अभिलेखागार, उन्नत अनुसंधान यूनिट, लिप्यंकन यूनिट। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी उन्नत अनुसंधान यूनिट। जी हाँ ये है। सवाल नंबर 74, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित व्यक्तियों द्वारा भरी जाती हैं। ग्राम सभा में ग्रामीण निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक राज्य द्वारा पारित विधि के अनुसार किया जाता है। भारत के सभी राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। दोस्तों इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1 और 4, केवल 1 2 3, केवल 2 और 3, केवल 3 2 और 4। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है केवल 1 2 और 3। जी हाँ। सवाल नंबर 75, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पंचायत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। राज्य विधानमंडलों को पंचायत के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों पर विधि बनाने की शक्ति होती है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है सॉरी, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंडल का सही विवरण नहीं है। यह संसद का एक भाग है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह उस समय सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। संसद से बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 77, संसद की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं। इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए। यह कथन सही नहीं है
कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 78, सॉरी, सवाल 78 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? वाक स्वातंत्र्य, आत्म दोषारोपण से संरक्षण, अंतकरण की स्वतंत्रता, रोजगार के मामलों में विभेद न करना। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 कथन सत्य है। सवाल नंबर 79, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह पुनर्विचारण के लिए पात्र नहीं है, उसकी आयु लगभग 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, उसकी पदावधि 5 वर्ष होती है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, वह पुनर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। ये कथन बिल्कुल गलत है। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? किसी मंत्री, किसी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री या फिर किसी राजनीतिक दल? जी हाँ, इसके लिए जो सही जवाब है वो है मंत्री परिषद। पिनाका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है, यह एक प्रकार का युद्ध टैंक है, यह एक उन्नत पनडुब्बी है, यह एक स्वदेश में विकसित ड्रोन प्रणाली है। जी हाँ, इसके लिए जो सही जवाब है वो है यह एक बहुल रॉकेट प्रणाली है। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रों के क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो होगा ए, फ्रांस। मालाबार अभ्यास 2020 का प्रथम चरण निम्नलिखित में से कहाँ संचालित? एक सेकंड। जी हाँ, मालाबार अभ्यास का प्रथम चरण निम्नलिखित में से कहाँ संचालित किया गया था? पोर्ट ब्लेयर, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर कोची? दोस्तों इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। हॉलीवुड अभिनेता सर शॉन कॉनरी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, किसकी भूमिका अदा करने के लिए विख्यात थे? रॉकी, कैप्टन जैक स्पैरो, टर्मिनेटर या फिर जेम्स बॉन्ड? जी हाँ, इसका सही जवाब है जेम्स बॉन्ड। अगला सवाल दोस्तों, लुहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? सतलुज, ब्यास, रावी या फिर चिनाब? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सतलुज नदी पर। जी हाँ, ऑप्शन ए, सतलुज नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। 86, सवाल नंबर 86, करात बांग्लादेश 2020 बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास था? भारत, यूएसए, जापान या फिर थाईलैंड? दोस्तों इसका सही जवाब है यूएसए। सवाल नंबर 87, पेनिनसुला सील फोर्स निम्नलिखित में से किसका सैन्य बल है? इस्लामी सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल या फिर अरब लीग? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। सवाल नंबर 88, मिशन सागर 2 में निम्नलिखित में से कौन सा पोत सम्मिलित था? आईएनएस शक्ति, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस केसरी, आईएनएस ऐरावत? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, आईएनएस ऐरावत। सवाल नंबर 89, वर्ष 2020 में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया? ऑप्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, पन्ना टाइगर रिजर्व।
सवाल नंबर 90, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई सिस्टम जो हाल ही में समाचारों में था, कहाँ निर्मित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है तेलंगाना। सवाल नंबर 91, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? जीवाणु, पौधे, कवक या फिर मानव। दोस्तों, इसका ऑप्शन है मानव। इसका जो सही जवाब है वो है मानव। एक बच्ची को जन्म दिवस पर अपने माता पिता से एक लंबा सुंदर पौधा उपहार में मिला, किंतु साथ में एक प्रश्न भी था। पिता ने पूछा कि वह कैसे सत्यापित करेगी कि इस संतति लंबे पौधे के दोनों जनक पौधे लंबे थे या एक जनक पौधा लंबा और दूसरा छोटा था। वह निम्नलिखित में से किस विधि से इसका सत्यापन कर सकती है? पर परागण, स्वपरागण या फिर उत्तक संवर्धन या फिर ऋणात्मक प्रवर्धन। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, स्वपरागण। जी हाँ, इस विधि से वो इस चीज का पता लगा सकती है। एक छात्रा पौधों में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने उसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से पादप हार्मोन का सुझाव देते? दोस्तों, इसके लिए ऑप्शंस हैं एबिस्टिसिक एसिड, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सिन। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। जी हाँ। कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? गॉल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका और लवक, लयनकाय और गॉल्जी बॉडी, रसधानी और लवक। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सूत्रकणिका और लवक। जी हाँ, ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 95, परासरण ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? कोशिका भित्ति से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, पूर्णतः पारगम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, पूर्णतः पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी है। दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर 96, एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाने को क्या कहा जाता है? मिश्रित फसल, अंतर फसल, मिश्रित कृषि या फिर संकर कृषि। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है अंतर फसल। जी हाँ। सवाल नंबर 97, किसी बॉयलिंग ट्यूब में जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होते दिखाई देता है। यह भूरी गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? NO, N2O2, NO3 या फिर NO2। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है NO2। जी हाँ। निम्नलिखित में से किस पदार्थ से चांदी की वस्तुओं की अभिक्रिया होती है जिससे वे काले पड़ जाते हैं? सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फास्फोरस। जी हाँ, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, सल्फर। सवाल नंबर 99, निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे और उसमें आकस्मिक रूप से आग लगने को रोका जा सके? कैल्शियम, सोडियम, वेनेडियम या फिर मैग्नीशियम। दोस्तों, इसका सही जवाब है सोडियम।
सवाल नंबर 100, किसी विलयन के 180 ग्राम विलायक में 20 ग्राम विलेय घुला है। यदि विलायक जल हो तो द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में विलयन की सांद्रता क्या है। दोस्तों, इसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन ए 11.1%, 22.2%, 10% या फिर 20%। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जी हाँ, 10%। सवाल नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है किंतु चमकीला है। दोस्तों, ऑप्शंस हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या फिर आयोडीन। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, आयोडीन। सवाल नंबर 102, निम्नलिखित में से किस धातु में आघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों गुण होते हैं। ऑप्शंस हैं Na, Au, Ce या फिर Hg। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है बी, एल्यूमिनियम। जी हाँ। सवाल नंबर 103, हमें विभिन्न लंबाइयों और अनुप्रस्थ काट के विभिन्न क्षेत्रफल के 3 तांबे के तार दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम प्रतिरोधक क्षमता होगी। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सभी तारों की प्रतिरोधकता समान होगी। ऑप्शन 104 है, सवाल नंबर 104 है, विखंडन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह एक कोशिक जीव के कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों के सृजन से संबंधित है। इसका संबंध गुरुत्तर नाभिक का लघुत्तर नाभिक में रूपांतरण से है। यह दो उच्चतर नाभिक के संयोग से एक गुरुत्तर नाभिक के संरचना में संबंधित है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, केवल 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है। प्लास्टिक की चादर, आसुत जल, मानव शरीर या फिर लकड़ी की पतली चादर। इसका सही जवाब है मानव शरीर। जी हाँ, मानव शरीर सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। 106 नंबर सवाल, किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है। गोलाकार दर्पण, परवलयिक दर्पण, समतल दर्पण या फिर लेंस। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, परवलयिक दर्पण। सवाल नंबर 107, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन है। आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, जेम्स पी जूल, जे थॉमसन। दोस्तों, इसका सही जवाब है जेम्स पी जूल। जी हाँ। सवाल नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकत्व नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्देशित नहीं करता है। दोस्तों, इसके लिए ऑप्शंस हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, फराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। सवाल नंबर 109, कोई प्रतिजैविक विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है जबकि टीका प्रभावी है। इसका निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कारण क्या है। प्रतिजैविक केवल आरएनए को भंग कर सकता है जबकि विषाणु में डीएनए होता है। रासायनिक प्रकृति में प्रतिजैविक एक कार्बोहाइड्रेट है जबकि टीका प्रोटीन है जो सहज ही विषाणु को मार देता है। ऑप्शन सी, केवल टीका ही विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को भंग कर सकता है। विषाणु किसी जैव रासायनिक पथ का उपयोग नहीं करता जो किसी विषाणु से लड़ने के लिए रोग प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता बढ़ सकती है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 110, निद्रालु व्याधि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। टीपैनोसोमा, लीसमैनिया,
प्लाज्मोडियम पैरामीशियम। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ट्रिपैनोसोमा। निम्न में से कौन सा स्वजीवी प्राणी है? यकृत, प्रणाब, वुचेरेरिया, प्लाज्मोडियम प्लेनेरिया। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जी हाँ, प्लेनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सी हृदय पेशी कोशिका की संरचना है? बेलनाकार, आशाकित और बहुकेंद्रकी, मेरुदंडाकार, आशाकित और एक केंद्रकी, मेरुदंडाकार, शाखित और एक केंद्रकी, बेलनाकार, शाखित और एक केंद्रकी। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, बेलना, शाखित और एक केंद्रकी। सवाल नंबर 113, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑक्सैलिक अम्ल। सवाल नंबर 114, सोडा एसिड अग्निशामकों में से निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर एसिटिक एसिड। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सवाल नंबर 115, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन ए, Na2CO3। सवाल नंबर 116, बुझा चूना तैयार करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया होती है। इसके घोल का प्रयोग दीवारों पर सफेदी पुताई के लिए किया जाता है। यह बुझा चूना घटक बी की पहली पतली परत बनाने के लिए वायु में घटक ए के साथ अभिक्रिया करता है ताकि एक चमकदार फिनिश दी जा सके। घटक ए और बी क्या है? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 117, प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने आंतरिक परावर्त होते हैं? 0, 1, 2 या फिर 2 से अधिक। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? गति की दिशा में प्रेक्षण बिंदु पर, वृत्त की स्पर्श रेखा की ओर, वेग की दिशा में या फिर वेग की दिशा के लंबवत। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा आपका वो होगा डी, वेग की दिशा के लंबवत। किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? वस्तु पर लगने वाला नेट बल, वस्तु पर किन्हीं भी दिशाओं से लगने वाले सभी बलों का योग, वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल, इसका अक्रिय गुणधर्म। दोस्तों इसका जो सही जवाब है 119 का वो होगा हमारा ऑप्शन सी, जी हाँ, वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल। नैनो प्रौद्योगिकी में अध्ययन किए जाने वाले कणों का आकार लगभग कितना होता है? ऑप्शन 1A 10 nm नैनो मिलियन, 1/100 nm, 1/50 U, 1 mm/10 mm। दोस्तों इसका जो सही जवाब है हमारे पास वो होगा ऑप्शन बी, जी हाँ। तो दोस्तों ये थे 120 सवाल जो लास्ट एग्ज़ाम में आए थे हमारे CDS के एग्ज़ाम में, जनरल नॉलेज के, जो हमने आपको पूरे ही सॉल्व करके दिखा दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन CDS एग्ज़ाम में आते हैं और आप इस एपिसोड का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए ऐसे एपिसोड लाने के लिए, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर कल दोबारा अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।